एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू इक्वेशन के लिए अगर ये अप्लाई करने के बाद आपके सामने ये चीज़ आ जाती है कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, इसका मतलब क्या है, 1 1 है। सेकेंड तरीका था क्या कि आप ग्राफ बना लो, है ना। अगर ग्राफ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है तो आप एक लाइन ऐसी बना पाओगे जो इसको एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है, मतलब नॉन मोनोटोनिक, तो आप जब लाइन बनाओगे तो आपको मल्टीपल पॉइंट्स मिलेंगे, एक से ज़्यादा पॉइंट मिल गए मतलब मैनी वन है। उसका लॉजिक बड़ा सिंपल है कि मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। तो आपको एक ही एक्स के लिए, सॉरी, ये एक x1 हो गया, फिर एक x2 हो गया और फिर ये एक x3 हो गया, ठीक है। तीनों के लिए आपको सेम y का वैल्यू मिल रहा है y1, ठीक है। ये वाली बात होगी, x1 x2 x3 तीनों के लिए आपकी जो मैपिंग हो रही है वो y1 पे हो रही है ना। ये मतलब होता है मैनी वन चेक करने का अपना ग्राफिकल मेथड। अब थर्ड मेथड जो था वो तब यूज़ होता है जब आपका फंक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, जिसका आप ग्राफ नहीं बना सकते हो और जिसमें आप ये मेथड तो लगा ही नहीं सकते हो, तो उन तरीके के लिए dy बाई डी एक्स मेथड यूज़ करते हैं उस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आप क्या चेक करो कि मैंने आपको समझाया था dy बाई डी एक्स आपको क्या चीज़ समझाता है, dy बाई डी एक्स से आपको ये चीज़ समझ में आती है कि फंक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है या नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर हमेशा डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन, और dy बाई डी एक्स अगर नेगेटिव आता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, मतलब सारे x के लिए अगर वो पॉजिटिव है तो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर वो नेगेटिव आता है दुनिया के सारे x के लिए देन इट इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और अगर फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है तो अपने को लॉजिक पता है, अगर हमेशा इंक्रीजिंग है तो हमेशा 1 1 है, हमेशा डिक्रीजिंग है तो भी 1 1 है, ठीक है। ये 1 1 हो जाएगा। और अगर कभी भी dy बाई डी एक्स जीरो आ गया, ठीक है, जीरो भी नहीं, आपको चेक करना है अगर मैक्सिमा और मिनिमा आ गया, मैक्सिमा और मिनिमा आ गया तो आप क्या बोलोगे कि फंक्शन ऐसा मुड़ जाएगा। अरे मैक्सिमा आने के लिए इसको ऐसे मुड़ना पड़ेगा ना, और मिनिमा आने के लिए भी उसको ऐसे मुड़ना पड़ेगा, और मुड़ गया अगर फिर तो ये मैनी वन हो गया, है ना। एक्स वाई एक्सिस आप खुद से सोच लिया करो, ऐसा कुछ रहा होगा, ये मैनी वन हो गया, ठीक है। तो अपने फंडे क्लियर है। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उन क्वेश्चंस को आगे बढ़ते, लेट अस सॉल्व। तो लास्ट क्वेश्चन क्या था एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्यूबिक वाला रहा होगा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हाँ बिल्कुल, क्यूबिक वाला क्वेश्चन था ना, dy बाई डी एक्स मेथड। ग्राफिकल मेथड तो मैंने बता ही दिया था आपको, dy बाई डी एक्स मेथड भी बता दिया था। लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं। तो भाई लिखो। तो अपन फास्ट करेंगे, क्वेश्चन सारे आसान है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। इस पर एक सितारा लगा दो क्योंकि ये बहुत यूनिक केस है ना। इसको हम लोग हिंदी में अपवाद कहते हैं, एक्सेप्शन टाइप का क्वेश्चन है। ऑल्दो केमिस्ट्री के एक्सेप्शन जैसा नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है। तो देखिएगा कि इसको करेंगे कैसे सॉल्व। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब जो है वो जो ग्राफ होता है ना, बड़ा यूनिक सा ग्राफ होता है। ऑल्दो मैंने आप लोगों को एक बार बताया भी था, अभी परसों ही बताया था कि एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है। देखो अभी आपको याद आएगा, है ना। तो एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है वो हम लोग देखते हैं। एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है, देखिएगा ध्यान से। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। कैसे बना दिया सर आपने ये? और अगर ये क्यूबिक है तो सर इसके 3 रूट्स होने चाहिए थे ना। यहाँ पे देखिए एक ही बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके तो एक ही रूट हुए, तो क्यूबिक का एक रूट होना क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। क्यूबिक है इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा 3 रूट होंगे, जैसे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के हमेशा 2 रूट्स होते क्या? नहीं, कभी कभी 0 रूट्स भी होते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा हवा में लटका हुआ ग्राफ रहता है तो 0 रूट होते हैं, कभी टच करता है तो 1 रूट होता है, और कभी कट करता है तो 2 रूट्स होते हैं। ऐसे चलता है क्वाड्रेटिक का खेल। उसी तरह से क्यूबिक का खेल भी एकदम ऐसे होता है, ठीक है। हमेशा 3 रूट हो ये ज़रूरी नहीं है। चलिए, तो ये तो सही है। हम लोग इसको, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, और ये जो पॉइंट है जीरो वाला, ओरिजिन वाला जो पॉइंट है, इसका एक इंपॉर्टेंस होता है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो
ये दिया हुआ है आपको y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मैं इसको dy बाई डी एक्स मेथड से करता हूँ ना, मेथड 3 dy बाई डी एक्स मेथड, dy बाई डी एक्स मेथड। तो dy बाई डी एक्स इसका निकाल लो आप, कैसे आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, सारी दुनिया जानती है स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो dy बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैंने आपको क्या सिखाया था कि dy बाई डी एक्स अगर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो भी मैंने आपको लगवाया था ना, वो क्यों लगवाया था अभी मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर हमेशा है, ऑलवेज, ऑलवेज को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं अपन, देखो कैसे लिखते हैं बता रहा हूँ ना। ऑलवेज को मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, दुनिया के सारे एक्स के लिए ये पॉजिटिव है। तो अगर dy बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा रहेगा, फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है तो इट इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज 1 1। ठीक है, तो ये फंक्शन 1 1 आ गया। अच्छा देखो होता क्या है ना, ये वाला ग्राफ आप देखिए, अभी लिखना मत। इस ग्राफ में पर्टिकुलरली क्या होता है, dy बाई डी एक्स, देखो आप मेरे को बताओ, ये रहा dy बाई डी एक्स। चलिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि dy बाई डी एक्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 3x स्क्वायर। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि dy बाई डी एक्स किस x की वैल्यू के लिए जीरो होगा, ध्यान से सुनना, किस x की वैल्यू के लिए dy बाई डी एक्स जीरो होगा। तो दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पर x की जगह अगर आप जीरो डाल दोगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब dy बाई डी एक्स जीरो पर जीरो हो रहा है। और dy बाई डी एक्स जीरो होने का मतलब क्या होता है पता है, उस पॉइंट पर या तो मैक्सिमा आएगा या तो मिनिमा आएगा। dy बाई डी एक्स जीरो होने का मतलब ये होता है, लेकिन यहाँ पर ना तो मैक्सिमा आ रहा है ना तो मिनिमा आ रहा है, तो आ क्या रहा है जीरो पर। जीरो पर जो चीज़ आ रही है उसको हम कहते हैं छल कपट धोखा, है ना। ये वाला जो फंक्शन है ये हमको सपने दिखा रहा था कि रुको रुको हम, है ना, एकदम से dy बाई डी एक्स जीरो हो गया, मतलब अब ये ग्राफ क्या टर्न होकर नीचे आएगा, लेकिन ये नीचे नहीं आया, ये पलट गया अपने इरादे से और ऊपर चला गया दोबारा। मतलब ये एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए बस ये जीरो हुआ था, डेरिवेटिव डेरिवेटिव जीरो हुआ, लेकिन उसके बाद ये ग्राफ ऊपर चला गया फिर से। तो ऐसे पॉइंट जो होते हैं ना, जो क्या कहूँ मैं, धोखा देते हैं अपने को, धोखेबाज पॉइंट होते हैं, इनसे अपने को धोखा मिलता है कि मैक्सिमा आना चाहिए था जीरो पर या मिनिमा आना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि उस पॉइंट पर धोखा हुआ है। उस धोखे वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है अपने को, बस पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, मैं एक बार और कहानी बताता हूँ ना, आप कहानी के रूप में समझो कि जब भी अपने पास dy बाई डी एक्स जीरो आता है ना, अगर आपको ग्राफ नहीं पता होता तो आप क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स जो है वो जीरो पर जीरो होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो dy बाई डी एक्स जहाँ पे भी जीरो होता है वहाँ पर या तो मैक्सिमा आता है या तो मिनिमा आता है ना। लेकिन यहाँ पर ना तो जीरो पर मैक्सिमा आया ना मिनिमा आया, तो क्या आया, धोखा। धोखा मतलब क्या आया कि ग्राफ आपका मैक्सिमा देना चाह रहा था लेकिन एकदम से उसने इरादे बदल दिए और ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स क्यूब। इस पॉइंट को, धोखेबाज वाले पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, POI कहा जाता है, पॉइंट ऑफ। पूरा लिख लेना आप लोग, मैंने सिर्फ इन्फ्लेक्शन लिखा है, आप लोग पूरा लिख लेना। तो मैंने पहले तो आपको क्या बताया कि अगर आपको ये सब कहानी ना पता हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह वगैरह, तो भी आप 1 1 मिनी 1 बता दोगे, बिकॉज कंडीशन क्या होती है कि dy बाई डी एक्स शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। dy बाई डी एक्स शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। यहाँ पे पॉजिटिव मिट गया था, है ना, तो बस वो चेक हो रहा है तो अपनी कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ रहा है? लिखो यहाँ तक आप लिखिए। एक चीज़ और जो है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि dy बाई डी एक्स, देखो इधर दिखा है ना, dy बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और इक्वल टू जीरो भी लगा रखा है। क्यों लगा रखा है इक्वल टू जीरो, वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि dy बाई डी एक्स कभी कभी जीरो होते हुए भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। दिख रहा है आपको, इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स जीरो हुआ था लेकिन फंक्शन फिर भी इंक्रीज कर रहा है, तो हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि dy बाई डी एक्स कभी भी नेगेटिव ना हो, बस ऐसे याद रखो। मैं हमेशा इस चीज़ को ऐसे पढ़ाता हूँ और ऐसे पढ़ता भी था कि dy बाई डी एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, dy बाई डी एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव हुआ तो फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग, और नॉन पॉजिटिव हुआ तो फंक्शन डिक्रीजिंग। कोई नहीं, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, बट अभी अपन आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। लेट अस हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। लिखिए इसको, क्या लिखा है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 7, है ना। क्या आप इस क्यूबिक का ग्राफ बना सकते हो? नहीं, क्यूबिक का ग्राफ तो हम बना ही नहीं सकते जब तक अपने को तीनों रूट्स ना पता हो। अरे भाई, तीनों रूट्स पता होंगे अगर, तभी अपन क्यूबिक का ग्राफ बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते। तो फिर क्या किया जाए बताओ? ग्राफिकल मेथड तो डिच हो गई, ये तो कर ही नहीं सकते। दूसरा मेथड क्या आ सकता है अपने पास? ये लिख लिया ना आप लोगों ने। दूसरा मेथड क्या आएगा अपने पास? पहला मेथड तो कभी लगता ही नहीं है, वो बहुत ही वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस में लगता है वो, है ना। जैसे y इज इक्वल टू 2x आ गया, तब आप लगाओगे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ये मेथड तो जनरली अपन लगाते ही नहीं है, ठीक है। तो मेथड 2 और मेथड 3 की बात हो रही है, यहाँ पे मेथड 3 लगा देता हूँ। dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ये कट जाएगा ना, माइनस 4x प्लस 3। तो dy बाई डी एक्स यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है क्या। आपको ये चेक करना है कि ये कब कब पॉजिटिव है, तो चेक कर लो, इफ़ इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 0, है ना। ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 के लिए चेक कर लो। चलो मैं 2 सेकंड में बता देता हूँ। सबसे पहले जब भी अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो आप उसको फैक्टराइज कर लो। अरे भाई फैक्टराइज कर लो, और अगर इसके रूट्स आ रहे हैं, देखो भाई क्वाड्रेटिक के रूट्स आ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा बनेगा, सही बात है। और रूट्स नहीं आ रहे हैं तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर ऐसा ग्राफ बन गया तभी आप बोलोगे कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है ना, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स आया क्या है, डी वाई बाई डी एक्स अपन ने निकाला और वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया है। वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा अगर उसका क्या डी नेगेटिव हो तो। समझ में आ रहा है? कब नेगेटिव होता है वो, अपन निकाल के देख लेते ना। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो आप, 2 सेकंड में पता चल जाएगा आपको, है ना। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। ये सुनो मेरी बात ध्यान से, ये डी वाई बाई डी एक्स है, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स क्या कभी पॉजिटिव या क्या कभी नेगेटिव, या हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव, कैसा इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका मैं फैक्टराइज कर देते हैं इसको, 2 सेकंड लगेगा। देखो फैक्टराइज कर दिया मैंने, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, हो गया फैक्टराइज, लफड़ा ही खत्म हो गया ना। अगर ये फैक्टराइज हो गया तो इसका ग्राफ मैं बना सकता हूँ, इसका ग्राफ बना देता हूँ। x माइनस 1 और x माइनस 3 का ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना। कोई भी बता देगा, ये पॉइंट होगा 1, ये पॉइंट होगा 3। अरे दो ही तो रूट आ रहे हैं इसके, एक 1 एक 3, और दो रूट्स आ रहे हैं अगर, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हमेशा पॉजिटिव है ना। हमेशा पॉजिटिव कब होता है, जब ये हवा में लटका होता है। हमेशा पॉजिटिव कब होता है, जब वो हवा में लटका होता है, बट यहाँ पे हवा में थोड़ी लटका है। ये कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। मैं आपको बताता हूँ, ये इतना जगह जो है, येलो वाला एरिया जो है वहाँ पर पॉजिटिव है, और जो पिंक वाली जगह है वहाँ पर वो नेगेटिव है। तो क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है? नहीं। क्या ये ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है? नहीं। ये आ रहा है कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, है ना। तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव मतलब इट इज़ नॉट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये हमेशा पॉजिटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स तो ही ये इंक्रीजिंग कहलाएगा, ये हमेशा नेगेटिव आएगा तो ही ये डिक्रीजिंग कहलाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, तो आप क्या कहेंगे इसको, दिस इज नॉट कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, नॉट कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, देयरफॉर नॉट 1 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1, ट्राई करो उसको, है ना। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। आप लोगों को इतना डिफ्रेंसिएशन आता है? ट्राई करो इसको, ये वाला क्वेश्चन, इस पर भी एक छोटा सा स्टार मार्क लगा दो, क्योंकि दिस इज एक्चुअली अ बिट ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी है ना। अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर वाला लिख लिया आप लोगों ने? चाहे तो आप लिख लेना कि डी वाई बाई डी एक्स, लिखो इस चीज़ को, चाहो हिंदी में तो लिख लो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑलवेज इंक्रीजिंग और नॉट ऑलवेज डिक्रीजिंग, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है। तो हमेशा इंक्रीज करेगा या हमेशा डिक्रीज करेगा ये नहीं कह सकते, ठीक है। 100 बात की एक बात मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, अगर नेगेटिव है हमेशा तो फंक्शन डिक्रीजिंग, और इन्हीं दोनों केसेस में 1 1 फंक्शन आएगा। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं।
देखो ध्यान से, यहाँ पे ना क्या लिखा है, यहाँ पे फंक्शन आपका x की पावर 4 और x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ऐसे फंक्शन में जब भी आपके पास इवन पावर्स होती है, इफ़ यू हैव इवन पावर्स, है ना, तो डू नॉट अप्लाई एनी मेथड। मैंने आपको 3 मेथड बताए, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। कोई भी मेथड मत लगाओ अगर सारी पावर इवन है तो। क्यों भाई? पहली बात तो यार देखो, आप मेथड 1 तो वैसे भी नहीं लगा सकते। मेथड 2 अगर आप लगाओगे तो क्या है, ग्राफ, इसका ग्राफ तो अपने चच्चा जी से भी नहीं बनने वाला, बहुत मुश्किल ग्राफ है, एक्स की पावर 4 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इसको डिफरेंशिएट भी अपन नहीं कर पाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि ये भी डिफिकल्ट फंक्शन है ना, इतना अपने को डिफरेंशिएशन थोड़ी ना आता है अभी, और आता भी होगा तो भी अपन इसको नहीं करेंगे डिफरेंशिएट। तो क्या करें? कॉमन सेंस, इसमें आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। आपको जब भी इवन पावर आए तो उसके लिए एक टिप लिख लो, लिखिए, if all powers are even or all powers are odd, सिर्फ इवन और ऑड लिख देता हूं, या तो इवन है या तो ऑड है, देन सॉल्व इट विथ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मैं आपको बताता हूं अभी इसमें कैसे लगाएंगे अपन। लिख लेना चाहे तो डू नॉट अप्लाई एनी मेथड। कैसे भाई? देखो यहाँ पर फंक्शन जो लिखा है वो ये है, y = x की पावर 4 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैनी वन फंक्शन, इस फंक्शन की मैपिंग आपको आती है ना? फंक्शन की मैपिंग आप लोगों को आती है? मैपिंग, अरे ये वाला अंडा वाला जो फिगर बनता था ना अपना, तो ये मैपिंग के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखो भाई कैसे करना है। यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स की पावर में 4, और नीचे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। आपको एक जादू बताऊँ मैं? चलो इसको मैं ना एफ ऑफ एक्स बोल देता हूँ। अगर यहाँ पे आप 2 रखते हो एक्स की जगह तो क्या आएगा, 2 की पावर 4/1 प्लस 2 की पावर 2 + 1, 2 की पावर 4 + 1 अपॉन 2 की पावर 2 + 1। अगर आप -2 रखोगे ना तो भी आपको सेम वैल्यू मिलेगा। करके बताऊँ? देखो, -2 की पावर 4 + 1 अपॉन -2 की पावर 2 + 1। समझ में आया आपको? ये सिर्फ 2 के साथ नहीं होगा। अरे भाई दोनों चीज़ें बराबर है। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 16 + 1 17, 17 अपॉन 4 + 1 5, है ना। 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 + 1 5। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, देखो माइनस है, माइनस तो खा जाएगा पावर 4, तो इधर क्या आ जाएगा, 17 प्लस, सिंपली 17 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो f(2) पर भी आपको सेम वैल्यू मिल रहा है और -2 पर भी आपको सेम वैल्यू मिल रहा है ना। अगर आप इसका, ये सिर्फ 2 पर नहीं होगा, ये हर पॉइंट पे होगा। आप इसका अगर फंक्शनल मैपिंग बना के देखोगे तो देखो 2 पर जो इमेज बन रही है वो क्या बनेगी, 17/5, और -2 पर जो इमेज बन रही है वो भी बनेगी वो भी बनेगी 17/5। तो हो गया ना मेनी वन। अरे मेनी वन, मेनी टू वन, मेनी टू वन दिख रहा है आपको? सेम चीज़ -1 पर भी हो जाएगा और हर पॉइंट पे होगा। अगर आप 1 रखो, चलो 1 रखो और -1 रखो, मैं गारंटी देता हूँ आपके पास दोनों के लिए जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। क्यों भाई? ऐसा हो क्यों रहा है? बिकॉज पावर्स आर इवन, ऑल द पावर्स आर इवन, सारे की सारी पावर क्या है, इवन है। इवन पावर में क्या होता है ना कि आप +2 रखोगे और -2 रखोगे तो आंसर सेम आएगा, +1 रखोगे, -1 रखोगे, आंसर सेम आएगा। 1 रखो इधर, 1 + 1 2/2 1, दोनों में आपका आंसर 1 आएगा, चेक करके देख लेना। ठीक है, तो मैनी टू वन हो जाता है इवन पावर, क्योंकि आप एक पॉजिटिव वैल्यू रखोगे उसके करस्पॉन्डिंग एक नेगेटिव वैल्यू रखोगे, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसा हर दो वैल्यूज के साथ आएगा, 1 -1 के साथ भी होगा, 3 -3 के साथ भी होगा, दुनिया के हर पॉजिटिव और सेम नेगेटिव नंबर के साथ होगा ये चीज़। तो ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है? अगर आपको पावर हमेशा हमेशा इवन हो तो क्या करना है आपको, सॉल्व इट विथ कॉमन सेंस। और हमेशा ऑड हो, अगर पूरे पावर, अगर हमेशा मतलब जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों इवन, तो ऑलवेज इवन हो गया पावर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक समरी लिखवा देता हूँ मैं ना, आपको ये कहीं मिलेगा नहीं, इस कारण मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से लिखो, ये चीज़ मैंने ही खुद से बनाई है, लेकिन हाउ टू प्रोसीड इन सच क्वेश्चंस, हाउ टू प्रोसीड इन 1 many one question।
ठीक है। सबसे पहला मेथड 1 कब लगाते हैं? इफ पॉसिबल टू सॉल्व बाय ऑब्जर्वेशन, इफ फॉर वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसा लिख देता ना, अगर क्वेश्चन बहुत इजी है ना, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर वेरी इजी क्वेश्चंस, अब मेथड 1 लगाना है ना, बहुत रेयर है, दिस इज वेरी रेयर। साथ में लिखो, समझना कुछ भी नहीं इसमें। मेथड 2 कब लगाएंगे? ओनली व्हेन इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ द ग्राफ। और मेथड 3, मेथड 2 कौन सा याद है ना आपको? ये वाला, अरे लाइन खींचने वाला, ये मेथड 2 है ना। और मेथड 3 क्या है? मेथड 3 है if graph is difficult and function is and differentiation is easy, and differentiation is easy। ठीक है, खत्म। बस 3 ही मेथड होते हैं, मैंने आपको बता दिया। मेथड 1 कब लगाओगे? जब बहुत आसान क्वेश्चन है तो मेथड 1 लगा देना, जिसमें अपन एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, मेथड 1 भी लिख देता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। मेथड 2 भी लिख दिया, ये मैंने चित्र बना दिया जो। और मेथड 3 में क्या लिखा है अपन ने? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये आपको एकदम फंडा क्लियर होना चाहिए कि कब कौन सा कंडीशन लगाना है, कौन सा आपको मेथड लगाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। लिखिए डेफिनेशन ऑफ मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, मैंने आपको क्या बताया था? वन वन फंक्शन को अपन इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन उस समय अपन ने लिखा था। तो मेनी वन फंक्शन को क्या कहेंगे अपन? नॉट इंजेक्टिव। नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, सबको पता है मेनी वन फंक्शन क्या होता है। ये फंक्शन है, अगर मैपिंग आपकी ऐसी है और एक ही बहुत सारे इनपुट्स की वैल्यू एक ही आ रही है, बहुत सारे इनपुट का सिंगल आउटपुट आ रहा है अगर, तो उसको अपन क्या कहेंगे? मेनी वन फंक्शन। पहले आपको है ना इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, फिर अपन इसका ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपने को आता ही है तो, है ना। फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, लिखो इज सेट टू बी a many one function if two or more elements, if two or more elements of A have same image, have same image in B। ठीक है, ये तो हो गई भाई अंग्रेजी की बात। थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको लिखवा देता हूँ मैं, ये सब इग्नोर करना है अपने को ना। मैं ये वाला जो अभी बता रहा हूँ वो थोड़ा आसान है। एक्स वन एक्स टू अगर सेट ए के एलिमेंट है ना, इफ एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू सेट ए and f of x1 is equal to f of x2 but x1 is not equal to x2। ठीक है, ये इसका हो गया मैथमेटिकल डिनोशन।
ठीक है, चलिए, तो ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी, और ये रही मैपिंग सेट ए से लेकर सेट बी। इस मैपिंग का नाम है एफ रूल। ठीक है, अगर इस तरह से मैपिंग हो जाए आपकी, ये और ठीक है, तो इस फंक्शन को अपन क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन कहेंगे, है ना, क्योंकि दिख रहा है आपको बहुत सारे लोग एक ही से मैप्ड है, या बहुत सारे इनपुट का आउटपुट एक ही आ रहा है। इस वाले का मतलब समझते हैं, ये जो मैथमेटिकली मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मान लो x1 x2 सेट ए के एलिमेंट है, x1 और x2 सेट ए के एलिमेंट है ना, और x1 x2 का आउटपुट क्या आएगा, f ऑफ x1 और f ऑफ x2, सही है, दोनों का आउटपुट ये आना चाहिए। लेकिन दोनों आउटपुट अगर बराबर आ गए, और x1 x2 बराबर नहीं है, भाई डेफिनेट सी बात है ना, ये दोनों डिस्टिंक्ट है। अगर ये दोनों ही सेम हो गए तो फंक्शन वन वन हो जाएगा, लेकिन ये दोनों डिस्टिंक्ट है और इन दोनों का आउटपुट क्या है, सेम है। वही बात लिखी हुई है ना, जो इंग्लिश में लिखा है उसको मैथ्स में लिख रखा है अपन ने, तो ऐसे फंक्शन मेनी वन हो जाते हैं। देखो 100 बात की एक बात, जो वन वन नहीं है वो मेनी वन है, जो वन वन नहीं है वो मेनी वन है। तो ये वन वन तो डेफिनेटली नहीं है, तो दिस इज मेनी वन। अच्छा, मान लो यहाँ पर एक एलिमेंट खाली छूट जाता है, तो कुछ फर्क पड़ता है अपने को ना, फंक्शनल डेफिनेशन डिफाइंड होती है अभी भी, ये अभी भी एक वैलिड फंक्शन होता। यहाँ पर खाली छूटने से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर खाली छूट जाती ना तो अगर तो अनर्थ हो जाता। डोमेन में से कुछ भी खाली नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। और को डोमेन, ये सेट बी जो है, दिस इज कंप्लीट थिंग इज को डोमेन। को डोमेन में से अगर कुछ खाली छूट गया तो भी चलता है। कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं अपन, है ना, लिखो। अगर आपके पास एक फंक्शन है जो कि ऑल रियल नंबर से लेकर ऑल रियल नंबर तक डिफाइंड है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया इसका डोमेन, और ये क्या हो गया, को डोमेन, नॉट रेंज। ये को डोमेन है और ये क्या है, डोमेन। याद रखना, रेंज तो अपन खुद से निकालते हैं मेहनत करके, और आपको दिया है फंक्शन जो है, दैट इज, कोई आसान ले लेते ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन क्या है, मेनी वन फंक्शन है, दिस इज अ मेनी वन फंक्शन। एग्जाम्पल नंबर 1, ये मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ क्यों मेनी वन है, क्योंकि भाई इसका ग्राफ मेरे को अभी भी अच्छे से आता है। देखो, डार्क हॉलो, डार्क हॉलो, डार्क हॉलो, और ये क्या हो गया आपका मेनी वन। आप लाइन बनाओगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल पॉइंट्स मिलेंगे जब कट करेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल लेना है तो और ले लो, सिंपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर से लेकर आर तक, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स दिया हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, इसको भी मेनी वन बोलोगे। ये भी मेनी वन है, ये भी मेनी वन है। और अगर ये कह दिया जाए कि f बिलोंग्स टू R2 -1 to 1, ठीक है, मेरी मर्जी भाई, मैं कैसे भी डिफाइन करूं, -1 to 1, और फंक्शन आपके सामने कह दिया जाए कि साइन एक्स है, तो अगेन क्या बोलोगे आप, इट इज अ मेनी वन फंक्शन, ठीक है। अच्छा, जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई फंक्शन जो है वो वन वन भी है और मेनी वन भी है, मतलब वो बैटमैन भी है और वो सुपरमैन भी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो वो सिर्फ वन वन होगा, या तो वो सिर्फ मेनी वन होगा, है ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। आप खुद सोचो ना यार, कि अगर कोई फंक्शन मेनी वन हो गया तो वन वन हो ही नहीं सकता, देर इज नो पॉसिबिलिटी, चांस ही नहीं बनता ना। और अगर फंक्शन वन वन है तो देर इज नो चांस कि वो मेनी वन हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं एक बार लिखवा देता हूँ अच्छे से, चलो लिखिए नोट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ट्रिवियल सी बात है ना, सब आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। लिखिए, इफ अ फंक्शन, if a function is 1 1, it cannot be many one, it cannot be many one, and vice versa। ठीक है, ये नोट का पॉइंट नंबर 1 था। नोट का पॉइंट नंबर 2,
ठीक है। नोट का पॉइंट नंबर 2 है कि टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स फ्रॉम अ गिवन सेट ए टू बी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स कितनी होती है वो लिखवा रहा हूँ मैं आपके सामने ना। लिख लो, समझ में नहीं आएगा अभी, है ना। जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको देसी भाषा में समझा दूंगा। टोटल 1 फंक्शंस प्लस टोटल many one functions is equal to total number of mapping। लिखो पहले, लिखो लिखो, अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक बहुत आसान सा क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, तो उससे अपन समझ लेंगे अभी। आपको अगर मैं दो सेट दे दूं, ठीक है, ये रहा सेट ए और ये रहा सेट बी। मान लो सेट ए में 3 एलिमेंट, मात्र 3 एलिमेंट 1 2 3, और सेट बी में कितने एलिमेंट है, चलो 3 ले लेते हैं ना, ए बी सी। आपको मैं बोलूँ अगर कि कितने तरह से, है ना, ये पीएनसी का क्वेश्चन है बेसिकली, ध्यान से सुनना, कितने तरह से आप सेट ए और सेट बी के बीच में मैपिंग कर सकते हैं सच दैट एक वैलिड फंक्शन क्रिएट हो जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ना, कितने तरीके से आप सेट ए और सेट बी में मैपिंग कर सकते हैं सच दैट एक वैलिड फंक्शन क्रिएट हो जाए। मतलब मान लो मैंने ये एक मैपिंग कर दी, दिस इज वन वैलिड मैपिंग, बिल्कुल वैलिड है भाई, बी खाली छूट गया, कोई गलती नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, दिस इज वन वैलिड मैपिंग। मान लो मैंने ये मैपिंग कर दिया, दिस इज वन वैलिड मैपिंग। ठीक है, मान लो मैंने ये मैपिंग कर दिया, ये एक वैलिड मैपिंग है। अच्छा, चलो मैंने ये मैपिंग कर दिया, ये भी एक वैलिड मैपिंग, क्योंकि भाई बी और ए छूट गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, को डोमेन से चीज़ें छूट जाए कोई लफड़ा नहीं है, डोमेन से नहीं छूटना चाहिए, है ना। जैसे कि अपन ने मान लो ये एक मैपिंग कर दिया, तो ये तो भाई बहुत दिक्कत, पहली बात तो एक के दो लफड़े हो गए, ये फंक्शन ही नहीं रहा। दूसरी बात, डोमेन में खाली छूट गया, है ना, तो ये तो फंक्शन ही नहीं रहा। तो मैंने आपको बताया ना कितनी वैलिड मैपिंग आप कर सकते हो, वो आपका सवाल है। तो इसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे, एक पूरा लेक्चर लगेगा अपने को ये चीज़ पढ़ने में, बट अभी आपको मैं एक हल्का सा आइडिया देना चाह रहा हूँ कि जितने तरह से आप, सुनना ध्यान से ना, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा। बहुत ही आसान बात बताऊंगा, आप जब भी मैपिंग करोगे, सुनना अच्छे से, अगर आप जब भी मैपिंग करोगे तो फंक्शनल मैपिंग या तो 1 1 होगी या तो मेनी 1 होगी, सिंपल। या तो मैपिंग 1 1 होगी या तो मेनी 1 होगी, देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी, या तो ये होगा या तो ये होगा। मान लो आपने ऐसी मैपिंग करी, ये और ये। अब बताओ मुझे बच्चों, ये 1 1 हुआ या मेनी 1 हुआ? 1 1 हुआ, हर किसी का एक एक मैपिंग है और यूनिक है। 1 की इमेज ए है और ए जो है वो और किसी और की इमेज नहीं है, ऐसा नहीं है कि 2 की भी इमेज ये है ना। ठीक है, तो ये 1 1 मैपिंग हुई है। और अगर मान लो आपने एक मैपिंग ये कर दिया, तो दिस इज ऑल्सो 1 1 मैपिंग। ठीक है, एक मैपिंग अगर आपने ये कर दिया, तो ये भी एक 1 1 मैपिंग है। तो जितने तरीके से आप 1 1 मैपिंग कर सकते हो, ठीक है, ये फंक्शंस की जगह मैपिंग लिख दोगे तो बेहतर रहेगा। टोटल 1 1 मैपिंग और टोटल मेनी 1 मैपिंग, कोई बात नहीं, मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ उस पर फोकस करो। फंक्शन भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है वो, है ना, आप नहीं काटोगे तो भी चलेगा। आगे देखो, लिखने में मत लग जाओ। जितने 1 1 मैपिंग हो सकते हैं, मान लो 5 हो सकते हैं, मान लो, ठीक है, क्या दिक्कत है? वैसे तो 9 होंगे ना, 9। मैं आपको बताऊं कैसे 1 1। यहाँ से आपको कोई एक चूज करना है, कितने तरीके, 3 में से एक चूज करने के, 3C1। काम हो गया क्या? ना ना ना, काम नहीं हुआ। मान लो यहाँ से आपने 2 को चूज करा है, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच आपको यहाँ से एक कोई चूज करना है।
तो यहाँ से भी आप कोई एक चूज़ करोगे तो 3C1 इंटू 3C1 कितना आएगा, 9 आएगा। टोटल 9 1-1 मैपिंग हो सकती है। यहाँ से एक पिक करना और यहाँ से एक पिक करना, टोटल 9 तरीके से आप ये काम कर सकते हो। तो जो 1-1 मैपिंग बनाने के तरीके हैं वो मैं आपको उंगलियों पे भी गिना सकता हूँ 9। ये सबसे पहला तरीका हो गया, ठीक है। फिर ये दूसरा तरीका हो गया, है ना। ऐसे करके टोटल 9 तरीके आ जाएंगे आपके पास। अब जितने तरीके, मान लो ये 9 हो सकता है, और ये टोटल मिनी वन मैपिंग कितने तरीके से हो सकती है वो मान लो 12 हो सकती है। ऐसे ही मैं कुछ रैंडम फिगर ले रहा हूँ ना, क्योंकि मैं आपको गिन के नहीं बता रहा हूँ अभी। तो टोटल मैपिंग कितनी हो सकती है, जितने 1-1 है और जितने मेनी वन है, क्योंकि थर्ड पॉसिबिलिटी थोड़ी ना है भाई, या तो 1-1 होगा या तो मेनी वन होगा। तो 1-1 9 है और मेनी वन अगर 15 तरीके से बना सकते हैं अपन फंक्शन, तो टोटल मैपिंग कितनी हो सकती है सेट ए और सेट बी की, 9+12। ये आपको मैं आइडिया देना चाह रहा हूँ, ठीक है। डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे। आपको हल्का सा आइडिया दे दिया मैंने पीएनसी इसमें कैसे लगेगा, ठीक है। बहुत बेसिक पीएनसी लगेगा, आप लोगों ने इतना कर रखा है ना, आपके लिए बच्चों वाला पीएनसी, आप टेंशन मत लो। चलिए अगला अपन टॉपिक देखते हैं, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग, ऑन टू मैपिंग का एक और बहुत प्यारा नाम है जिसको अपन कहते हैं सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मैपिंग, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा डाउट आएगा कि सर क्या इंजेक्टिव था क्या सर्जेक्टिव था। 1-1 मेनी वन आप सबको पता होगा, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, उससे आप कभी भूलोगे नहीं, है ना। ट्रिक भी नहीं है, तरीका है उसको याद करने का। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ऑन टू मैपिंग क्या होता है। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया उसको यहाँ कोपचे में लिखते हैं। देखो क्या पढ़ा है अपन ने, सबसे पहले अपन ने पढ़ा है 1-1 फंक्शंस, फिर अपन ने पढ़ा है मेनी वन फंक्शंस, है ना। 1-1 को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव, और मेनी वन को हम क्या कहते हैं, नॉट इंजेक्टिव, सही है। अच्छा, फिर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑन टू फंक्शन या ऑन टू मैपिंग। मैपिंग और फंक्शन दोनों एक ही बात है। ऑन टू फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव, ठीक है। कुछ देर बाद अपन क्या पढ़ेंगे, इनटू, इनटू क्या हो जाएगा, नॉट सर्जेक्टिव, है ना। तो ये चार चीजें हम पढ़ने वाले। अभी देखो इधर ऑन टू मैपिंग की इंग्लिश डेफिनेशन में आपको लिखवाने से पहले आपको हिंदी में समझा देता हूं ताकि आपको एक बार में क्लियर हो जाए, ठीक है। कोई भी फंक्शन को अपन डिफाइन कैसे करते हैं, एफ बिलोंग्स टू डोमेन टू कोडोमेन, ऐसे डिफाइन करते हैं ना भाई। अरे यार ये तो बताया मैंने, ये डोमेन होता है ये कोडोमेन होता है, और रेंज तो वो आती है जिनकी मैपिंग हो जाए, जिनकी मैपिंग असल में हो जाए वो रेंज होती है। तो डोमेन से लेकर कोडोमेन आपका मैपिंग होता है, ठीक है। और रेंज अपने को मेहनत से निकालना पड़ता है, खुद से सॉल्व करके। मान लो आपने रेंज निकाला, मान लो आपने रेंज निकाला और वो इत्तेफाक से कोडोमेन के बराबर आ गई, तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज ऑन टू, खत्म। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया तो फंक्शन इज ऑन टू दैट सेट। सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन मैं उसको इंग्लिश में लिखा के अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा हूँ, आप पहले हिंदी में समझ लो। अगर आपको फंक्शनल, जब भी फंक्शन क्वेश्चन दिया जाएगा ना तो आपको फंक्शनल डेफिनेशन दी जाएगी। आपको हमेशा सेट ए और सेट बी गिवन होगा, हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है। चाहे वो बोर्ड्स का क्वेश्चन ही क्यों ना हो, चाहे वो जेई का क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको हमेशा फंक्शनल डेफिनेशन गिवन होगी। जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर दे रखी थी फंक्शनल डेफिनेशन, ये F R2R F R2R F R2 1 -1 to 1, है ना। तो यहाँ पर ये -1 to 1 क्या है, कोडोमेन। -1 to 1 क्या है, कोडोमेन। और रेंज क्या है वो अपन निकालेंगे मेहनत करके, है ना। साइन एक्स की रेंज क्या है, -1 to 1, ये अपने को पता है। तो साइन एक्स की रेंज है -1 to 1, और देखो रेंज और कोडोमेन बराबर है। तो ये वाला एग्जाम्पल अगर मैं लूंगा तो ये इनटू ऑन टू फंक्शन, क्योंकि रेंज कोडोमेन बराबर है, ठीक है। बट अपन अभी उसको सब अच्छे से लिखेंगे। तो फंक्शनल डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि हर बार आपको गिवन होगा, डोमेन से लेकर कोडोमेन, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख लेते, दो सेकंड में आपको लिख लेता हूँ। अगर इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देन फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इफ द फंक्शन, वही चीज़ इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं ना, वही चीज़ अब इंग्लिश में लिख रहा हूँ जो अपन ने समझ लिया है। इफ द फंक्शन a to b, if the function
ए, ऐसा लिखते हैं ना अच्छे से अपन, एफ फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट ईच एलिमेंट इन बी को क्या कहते हैं अपन, कोडोमेन। ईच एलिमेंट इन बी is the F image of at least one element in A। जल्दी से लिख लो है ना इसको, तो वही बात है जो ऊपर लिखा है ना, आप पढ़ोगे ढंग से तो वही है। देखो अगर एक फंक्शन है एफ ए टू बी इज सच दैट ईच एलिमेंट इन बी कौन सा, दूसरा सेट, इज एफ इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए, मतलब हर किसी की मैपिंग हो जाए। रेंज कब होता है, कोई भी कोडोमेन जो है रेंज कब बन जाएगा, जब जिसकी मैपिंग होगी वो रेंज बन जाएगा, है ना। तो देन वी कैन से दैट, लिखो पहले, वी कैन से दैट f is a function of A onto B। ठीक है, लिखो इसको, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ आपके लिए 30-40 सेकेंड्स। समझो एक बार कि सेट बी के सारे एलिमेंट की मैपिंग हो जाएगी अगर, तो कोडोमेन पूरा का पूरा रेंज बन जाएगा। सुना नहीं आपने, फिर से सुनो, मैं कुछ भी लिख नहीं रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ, आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है। इमेजिन करो सेट ए से लेके सेट बी मैपिंग होती है, अंडे वाला इमेज इमेजिन करो, है ना। तो सेट बी क्या होता है, कोडोमेन। अगर सेट बी में सारे एलिमेंट की शादी हो गई, सारे एलिमेंट की मैपिंग हो गई, तो सबके सब रेंज बन गए, सारा कोडोमेन ही रेंज बन गया। तो अगर सारा कोडोमेन रेंज के बराबर हो गया, सारा कोडोमेन रेंज के बराबर हो गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, खत्म। तो वही चीज़ लिखी हुई है, सच दैट ईच एलिमेंट इन बी इज द एफ इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए। हर एलिमेंट की इमेज, हर एलिमेंट जो होता है वो किसी ना किसी की इमेज बन जाए, दैट्स इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं अपन। देखो भाई पहला एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल एफ आर टू आर, ये दिया हुआ है और फंक्शन क्या गिवन है अपने को, फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1। सही है, पक्का। अच्छा मुझे ये बताओ 2x+1 की रेंज क्या आएगी, टेल मी। कोडोमेन कितना है, कोडोमेन है ऑल रियल नंबर, और रेंज, रेंज कितना आएगा बताओ। ये एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब पाताल लोक से आकाश लोक। तो क्या हो गया इसका रेंज, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब ऑल रियल नंबर। क्या रेंज और कोडोमेन बराबर है, हाँ, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑन टू। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं लिख देता हूँ, आप लोग बताना मुझे कि ऑन टू है या नहीं है। एफ आर से लेके आर प्लस है ना, आर प्लस। आर प्लस समझते हो, मतलब आर प्लस का मतलब मैं बता देता हूँ, 0 to इन्फिनिटी होता है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, आप इसका कोडोमेन निकालिए और इसकी रेंज निकालिए। ई की पावर एक्स का ग्राफ मैं बता देता हूँ, कोरोना वायरस वाला ग्राफ है, 1000 बार बता चुका हूँ मैं आपको। थर्ड देखते हैं, बताइए ये ऑन टू है या इन टू है, वो बताना है आपको, है ना। एफ आपको दे रखा है आर प्लस से लेकर आर, है ना, एक मिनट रुक जाओ सोचने दो, आर प्लस सही है हाँ। और आपको फंक्शन दे रखा है एल एन ऑफ एक्स, एल एन एक्स का ग्राफ आपको खुद से बनाना है, उसकी रेंज देखनी है, ट्राई करो और मुझे बताओ कि दोनों फंक्शन में से कौन सा इनटू है कौन सा ऑन टू है। इनटू कौन सा हो गया, जो ऑन टू नहीं है वो इनटू हो गया।
चलिए 5-5 सेकंड में दोनों अपन सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड इज ऑन टू, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ई की पावर एक्स का ग्राफ तो ऐसा आ जाएगा ना, ये रेंज क्या हो गई इसकी, रेंज क्या हो गई 0 टू इन्फिनिटी, दोनों पे ओपन, क्योंकि यहाँ पे टच थोड़ी ना कर रहा है, और इन्फिनिटी पे तो वैसे ही ओपन होता है। तो ये हो गया इसका रेंज, और रेंज और को डोमेन देखो जल्दी से, ये रहा को डोमेन और ये रहा रेंज, दोनों बराबर है, तो ये भी ऑन टू हो गया। यहाँ पे आते हैं, एल एन एक्स का ग्राफ बना देता हूँ मैं। ग्राफ इसलिए बना रहा हूँ ना क्योंकि ग्राफ से रेंज देखना और आसान हो जाता है। ये रहा एल एन एक्स का ग्राफ, पाताल लोक से आकाश लोक, तो इसका रेंज क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन ये है ना, तो कोडोमेन और रेंज क्या है, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा ऑन टू। आप लोगों को याद आ रहा होगा कि अपन ने चीज़ पढ़ी है, सही है। तो किरुतिका, कीर्ति, कशिश, निखिल, आपके आंसर सही है ना। मतलब आप लोग एकदम तैयार हो जंग के मैदान में जाने के लिए, लेकिन उससे पहले अपन इनटू फंक्शन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समराइज करा के क्वेश्चंस कराऊंगा धड़ाधड़, ठीक है। लिख लेना चाहे तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर ऑन टू। आपका टेस्ट कैसा गया संडे का, एक बार बताइए मुझे। 150 प्लस वाले अपना स्कोर एक बार लिख सकते हैं। वेट करना, सिस्टम हैंग हो गया। और क्रैश भी हो गया ऐप, 2 सेकंड रुकिए। आदित्य एंड संजना, आपका भी आंसर सही था। ठीक है, चलिए लिखिए अगला इनटू फंक्शन। इनटू कौन है, इनटू वो है जो ऑन टू नहीं है ना, खेल ही खत्म हो गया। इनटू में आपको बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं है। इनटू फंक्शन क्या है, जो ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्या होता था, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो गई तो वो ऑन टू हो जाता था, लेकिन अगर बराबर नहीं हुई तो इनटू हो जाएगा, ठीक है, एज इजी। ठीक है, तो लिखवाने का मन नहीं हो रहा मेरा इंग्लिश में, लेकिन लिख लेते हैं अपन। लिखे इफ मैप्ड फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट there exists at least one element in codomain which is not the image, जल्दी लिखना है ना, फास्ट, of any element in domain, then f of x is into, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले का मैं वो फंक्शनल इमेज बना के नहीं बताया ना आपको, कोई बात नहीं। तो आपको मैं अगर फंक्शनल इमेज बना के देता हूँ अब, तो आपको बताना ऑन टू इंटू क्या रहेगा। गिव मी अ मिनट। ठीक है, ये
पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपके पास? ये थर्ड एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल। ठीक है, आपको बताना है ऑन टू इनटू कौन है। जल्दी जल्दी ड्रॉ करो, फास्ट एकदम, काफ़ी आसान है। एक साथ बताओ, चारों एक साथ बताओ, है ना? आपका आंसर सही है धनुश्री एंड निखिल। देखो भाई, ट्रिक बताऊँ मैं? ट्रिक क्या, आपको डेफिनेशन ही है ना ये तो यार। कोई भी छूट गया अगर, कोई भी छूट गया अगर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इनटू बोलेंगे, है ना? मैं कैसे याद रखता था कि आई के ऊपर एक बिंदु होता है ना, आई के ऊपर एक बिंदु होता है, यहाँ पर अगर कोई भी बिंदु छूट गया तो आप बोल देना इनटू है। सस्ता तरीका याद करने का कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। तो अगर कुछ भी छूट गया, यहाँ पे एक भी बिंदु छूट गया, तो आप क्या बोलोगे कि इनटू है, क्योंकि इनटू में भी एक बिंदु होता है ना। यहाँ पर कुछ भी नहीं छूटा है तो वो क्या है? ऑन टू है। फिर यहाँ पर एक छूट गया तो क्या बोल देंगे इसको अपन? इनटू। आ रहा है विद इन सेकेंड्स आंसर आ रहा है ना? ये हो गया ऑन टू। ठीक है, इनटू ऑन टू इनटू ऑन टू। अब ये बिंदु वाला जो चीज़ है ना, इससे आपको डेफिनेशन भी याद रहेगी। सोचो, यहाँ पर बिंदु छूट गया मतलब इसका क्या हो गया कि रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ए बी सी डी लिख दूँ तो आप लोग मुझे रेंज बता दोगे? चलो, कोडोमेन क्या होगा? ए बी सी डी, दिस विल बी कोडोमेन, ये होगा कोडोमेन। और रेंज क्या हो जाएगा? बस ए और बी। ठीक है, और रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। बराबर नहीं है मतलब क्या हो गया ये? इनटू। बराबर होता तो ऑन टू होता। तो आपको देख रहे हो, बिंदु वाली चीज़ से डेफिनेशन भी याद रह जाएगी। तो हर चीज़ को याद रखने का एक ना एक सस्ता तरीका होता है ना? वो लोग आप खुद से भी बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ा जाए। नोट लिखिए। चलो, नोट लिखने से पहले एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं। तो कृतिका आपका भी सही था, सागर आपका भी सही था, आदित्य आपका भी सही, संजना आपका एक गलत हो गया है, आदित्य आपका भी एक गलत हुआ है शायद। ये बिंदु मिस कर दिया होगा आप लोगों ने, ध्यान से देखो ना यहाँ पे। थर्ड वाला इनटू हो गया। अच्छा, आपने हो सकता है सीक्वेंस भी आगे पीछे कर दिया है ना, जैसे कृतिका ने फोर्थ वाला पहले आंसर दिया है तो आई कैन सी। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का सही है, निकिता का भी सही है ना? एग्जाम्पल्स लिखते हैं छोटे मोटे। लिखिए भाई, क्या है आपके सामने? एफ आर टू आर। ये फंक्शनल की डेफिनेशन है। क्या आप मुझे बताओगे डोमेन क्या है? आर। कोडोमेन क्या है? आर। रेंज क्या है? नहीं पता सर, फंक्शन तो लिखो। पहले फंक्शन लिखो, फिर हम मेहनत करके रेंज निकालेंगे। रेंज ऐसे ही नहीं पता चलती है। डोमेन और कोडोमेन आपको ऐसे फ्री में मिलेगा हमेशा, रेंज फ्री में नहीं मिलने वाली। तो रेंज के लिए आपको मैं फंक्शन लिख के दूंगा। तो मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका फंक्शन मैं लिख रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज क्या होता है? कोई भी फ्रैक्शन जो होता है वो 0 to 1 ही लाई करता है। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा? ये। और कोडोमेन कितना हो जाएगा? कोडोमेन हो जाएगा आर। क्या दोनों बराबर है? नो, दे आर नॉट बराबर। नॉट बराबर मतलब इनटू। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एफ रेंजिंग फ्रॉम आर टू आर। क्वेश्चन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स की जो रेंज होती है ना, वो सिर्फ सिर्फ इंटीजर होती है। देखो, ये सीडीओ वाला ग्राफ होता है इसका, है ना?
और ये क्या होता है 0 1 2। तो इसके आंसर में हमेशा आपको क्या मिलेगा, अरे इंटीजर है ना, चीख चीख के बोल रहा है ये इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो आपको आउटपुट पे क्या देगा, इंटीजर देगा। इंटीजर देगा तो आपको आउटपुट पे रेंज आपकी इसको रेंज इसकी क्या रहेगी, रेंज रहेगी y बिलोंग टू ऑल द सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को z भी बोलते हैं कहीं कहीं, है ना। तो आपको z मिलता है तो भी चलता है, i मिलता है तो भी चलता है। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है आपके पास गिवन। कोडोमेन तो अपने को मेहनत करनी ही नहीं है। क्या दोनों बराबर है, नो दे आर नॉट बराबर। तो क्या हो जाएगा, ये इनटू हो जाएगा। थर्ड, इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखिएगा ना। 3x² प्लस 5x प्लस 9 ये गिवन है आपको, है ना। और फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक दिया है, r से लेकर r तक, ठीक है। तो कोडोमेन कितना हो गया इसका, r, क्यों भाई गिवन है ना, कोडोमेन तो r है। रेंज बताइए मुझे, रेंज कितना हो जाएगा इसका। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, इवन डिग्री या ऑड डिग्री, इवन डिग्री। मैंने आपको बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज होता है वो कभी भी r नहीं होता है। तो आप क्या बोल सकते हो, डेफिनेटली नॉट r, डेफिनेटली नॉट r। अरे यार मैं आपको चीज़ सिखा चुका ना, ऑड डिग्री क्या होता है, हमेशा r होता है, पाताल लोक से आकाश लोक, हमेशा कोई भी ऑड डिग्री हो, डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 सारे, डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री 7 सारे के सारे क्या होते हैं, पाताल लोक से आकाश लोक होते हैं। और डिग्री इवन जो भी होता है दे आर डेफिनेटली नॉट r। या ऐसा लिख लो, सबसेट ऑफ r, सबसेट ऑफ r। रेंज निकालना होगा तो निकाल भी लेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन क्यों निकालना, आपको तो बस चेक करना है कि रेंज और कोडोमेन बराबर है या नहीं है। दूर से ही दिख गया ना बराबर नहीं है, रेंज निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, टाइम वेस्ट थोड़ी ना करेंगे अपन, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं अपन, फिर मैं आपको एक नोट लिखवाता हूँ। आपके सामने गिवन है f जो है वो r है, और फंक्शन जो है आपके सामने वो गिवन है इस तरीके से 5x³ माइनस 7x² प्लस 16, ठीक है क्या। अच्छा, इसकी रेंज क्या होगी आप आंख बंद करके बता सकते हैं। आंख बंद करके अगर आपने सिर्फ क्यूब सुन लिया ना, 5x³ मतलब ये क्या हो गया, क्यूबिक। क्यूबिक मतलब ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। ऑड डिग्री की रेंज कितनी होती है, हमेशा r, हमेशा r। मैं आपको सिखा चुका हूं, ऑड डिग्री की रेंज हमेशा r होती है, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे वो 5 डिग्री पॉलिनोमियल हो, चाहे 7 डिग्री हो, चाहे वो लीनियर हो, लीनियर मतलब 1 डिग्री। तो इसकी रेंज क्या हो गई r। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी है r, एंड दे आर इक्वल। तो आप क्या कह देंगे इसको, ऑन टू। क्लियर है, इसको अपन चाहे तो लिख भी सकते हैं, लिखो नोट। पहला नोट क्या आ जाएगा, पहला, कोई भी फंक्शन या तो इनटू होगा या तो ऑन टू होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इनटू भी है और ऑन टू भी है, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। लिखे, इफ अ फंक्शन, if a function is onto, it cannot be into, and vice versa। सेकेंड वन इज वेरी वेरी इजी, जो भी अपन बोल रहे थे ऑड डिग्री और इवन डिग्री पॉलिनोमियल के लिए। लिखिए, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इवन डिफाइंड फ्रॉम r टू r, ये डेफिनेशन जो है वो फिक्स्ड है, डिफाइंड फ्रॉम f r टू r will always be, इसका फर्स्ट या ए पार्ट इसका है ना, इनटू, हमेशा इनटू रहेगी इफ सोचो जल्दी से, इनटू क्या होता है कि रेंज कोडोमेन के बराबर ना हो, और कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। अच्छा, तो इवन डिग्री का जो रेंज होता है वो ऑल रियल नंबर नहीं होता है,
if it is even degree polynomial. B, onto if it is odd degree पॉलिनोमियल। अभी अभी अपन ने पढ़ा ना यार, तो देखा अपन ने ऑड डिग्री है तो ऑन टू होगा, हमेशा ऑन टू होगा अगर रेंज कोडोमेन, मतलब आपको आर टू आर डिफाइंड है फंक्शन, ठीक है। तो ये कोई रटने वाली बात नहीं है, ये तो आपको वहीं पे अगर आता है, मान लो असर्शन एंड रीजन में आ गया ये, मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दे सकता हूँ, असर्शन दे दूंगा, रीजन दे दूंगा और आपको यही चीज़ दे दूंगा मैं डिफाइन करके, तो आपको वो चीज़ पढ़ के तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ हो क्या रहा है। तो देखो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गया दिमाग में ना, कि सर अपन ने इंजेक्टिव पढ़ा, नॉट इंजेक्टिव पढ़ा, फिर सर्जेक्टिव पढ़ा, नॉट सर्जेक्टिव पढ़ा, सही है। चलिए तो वो चीज़ लिखते हैं, अ फंक्शन कैन बी ऑफ 4 टाइप्स, अ फंक्शन कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, दिल थाम के बैठिए, आपको मैं सब कुछ एक साथ समझाने वाला हूँ, ए बी सी डी। तो आज अपन ने जो भी पढ़ा, लेट अस गो बैक टू दैट, स्टार्टिंग से जाते हैं। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया मेनी वन फंक्शन, उससे भी पहले मैंने आपको वन वन पढ़ाया था, है ना। तो जब मैंने आपको मेनी वन पढ़ाया तो मैंने आपको ये लिखवाया था, देखो इधर सब लोग आगे देखो प्लीज, वन वन फंक्शन, शांति से सोचो, वन वन फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, जो वन टू वन मैप्ड हो, है ना, वन टू वन मैप्ड हो वो वन वन है, या जो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग हो या कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग हो तो वो वन वन होते हैं, है ना। वन वन को अपन क्या कहते हैं, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब एक तरीके से एक एक करके इंजेक्ट हुआ हो, उसको अपन कहते हैं वन वन। अब अगर ये वन वन मैपिंग है मान लो, है ना, थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ, इस वन वन मैपिंग का एक और नाम होता है इंजेक्टिव, और अगर ये मेनी वन है तो इसको क्या बोल दोगे आप, नॉट इंजेक्टिव। जैसे मैंने ये वाला फिगर बनाया, ये वन वन है, अच्छा अब ये इनटू है या ऑन टू है, अच्छा अब बताओ अभी ये इनटू है या ऑन टू है, इनटू है, क्योंकि एक बिंदु छूट गया तो इनटू है, ठीक है। तो ये फंक्शन वन वन भी है और इनटू भी है, तो इट इज इंजेक्टिव एज वेल एज नॉट सर्जेक्टिव, इनटू मतलब नॉट सर्जेक्टिव होता है। तो आपको याद क्या रखना है मैं आपको बताता हूँ, वन वन का मतलब इंजेक्टिव और बाकी मेनी वन का मतलब नॉट इंजेक्टिव, खत्म। मेनी वन तो आपको याद ही नहीं रखना है, बस वन वन आपको याद रखना है इंजेक्टिव, मेनी वन उसका उल्टा। फिर आपको ऑन टू याद रखना है, सर्जेक्टिव होता है, मार्केट में सारे नाम चलते हैं, ऑन टू इज सर्जेक्टिव, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इन टू, दैट इज नॉट सर्जेक्टिव। तो 4 तरह के फंक्शन हो सकते हैं, देखो, वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इन टू, 4 तरह के फंक्शन हो सकते हैं, वही चीज मैं लिखवाने जा रहा हूं अभी। कहाँ निकल गए, ठीक है, तो लिखो भाई इधर, वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इन टू, ठीक है। अब इनका अपन दूसरा नाम लिखते हैं, दूसरा नाम क्या होता है, अभी भी बताया था, वन वन मतलब अच्छे से इंजेक्ट होना ना, एक एक करके इंजेक्ट हो रहा है तो इसको इंजेक्टिव कहेंगे। तो इसको अपन एक और नाम दे सकते हैं, इंजेक्टिव। ऑन टू क्या होता है, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, वन वन, वन वन तो इंजेक्टिव होता है, अच्छे से इंजेक्ट होना, है ना, इंजेक्टिव
और इनटू मतलब क्या हो जाएगा, सर्जेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव एंड नॉट सर्जेक्टिव। एक्चुअली इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव लिखते हैं, बट कोई बात नहीं, इंग्लिश से क्या करना है अपने को। फिर थर्ड पे आ जाओ, मेनी वन मतलब क्या हो जाएगा, नॉट इंजेक्टिव। अरे वन वन इंजेक्टिव है तो मेनी वन क्या हो जाएगा, नॉट इंजेक्टिव। थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में नाम याद करना, बट आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। नॉट इंजेक्टिव है ना, मेनी वन मतलब इंजेक्ट नहीं हुआ अच्छे से, है ना। वन वन मतलब अच्छे से इंजेक्ट होना, एक एक करके इंजेक्ट होना। तो नॉट इंजेक्टिव और ऑन टू इज सर्जेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव। और मेनी वन क्या हो गया, अगेन नॉट इंजेक्टिव। और इनटू क्या होता है, सर्जेक्टिव का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट सर्जेक्टिव। तो इसको अपन अच्छी इंग्लिश में लिखेंगे तो नाइदर इंजेक्टिव लिखो, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। ठीक है, थोड़ा सा टेंशन होता है ये सब नाम देख के, बट अभी आपको फटाफट याद हो जाएगा। वन वन मतलब अच्छे से इंजेक्ट होना, इंजेक्टिव। ऑन टू मतलब क्या होता है, सर्जेक्टिव। बस इतना याद रखो आप। तो इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। अच्छा, जो फंक्शन इंजेक्टिव भी होते हैं और सर्जेक्टिव भी होते हैं, मतलब इनमें क्वालिटीज ज़्यादा है ना। ये तो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। बाकी हर फंक्शन में एक ना एक बार तो नॉट लगा है, देखो यहाँ पे एक बार नॉट लगा है, यहाँ पे एक बार नॉट लगा है, यहाँ पे तो दो बार नॉट लगा हुआ है। तो ऊपर वाला फर्स्ट वाला जो फंक्शन है तो काफ़ी क्वालिटी वाला फंक्शन लग रहा है मेरे को, तो उसका एक और नाम अपन दे देते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर दो क्वालिटी है, इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो। तो दो क्वालिटी को ग्रीक में कैसे लिखते हैं, बाई, है ना। तो अपन ऐसे फंक्शन को लिखते हैं बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शंस। कैपिटल में लिख देता हूँ ताकि आपको लंबे समय तक ध्यान रहे। बाइजेक्टिव, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टिबल, बाइजेक्टिव भी कहते हैं और इन्वर्टिबल भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड। इन्वर्टिबल आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है, लास्ट लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ोगे। तो भाई अभी तो कुछ ज़्यादा अपन ने पढ़ लिया आज कि ये डबल क्वालिटी वाले फंक्शन होते हैं। तो दो क्वालिटी है, इसलिए बाई का मतलब क्या होता है, दो। बाई का मतलब होता है दो, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं अपन इनको। तो आपको जब भी कभी भी मिल जाए अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो आपको समझ जाना है कि इट इज़ वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू। बहुत तमीज़ से आपको नोट्स रिवाइज करना है आज के, अच्छा खासा टाइम लगा के, ठीक है। रिवीजन बॉक्स, जब भी आपको देखना हो ना वन वन और ऑन टू, तो आप यहीं पे आओ हमेशा। तो इंजेक्टिव मतलब क्या होता है, सिंपली वन वन। और सर्जेक्टिव मतलब क्या होता है, सिंपली मेनी वन। और दोनों है अगर तो उनको क्या कहेंगे अपन, बाइजेक्टिव, ठीक है। तो इसको लिख लो अच्छे से, रिवीजन बॉक्स आपके पास तैयार होना चाहिए हमेशा। जब भी आपको रिवाइज करना हो, मान लो अब एक महीने बाद भूल गए कि क्या इंजेक्टिव था क्या सर्जेक्टिव था, तो आप अपनी नोटबुक के इस पर्टिकुलर पेज पे आना और फटाफट देख लेना, इंजेक्टिव मतलब वन वन, सर्जेक्टिव मतलब मैनी वन, खत्म। सॉरी, मैंने यहाँ पे सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब वन वन और सर्जेक्टिव मतलब क्या हो जाएगा कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, चेंज कर लेना इसको प्लीज़, जिसको अपन ऑन टू भी कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको याद करने में। आ जाओ भाई, बाइजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शंस बहुत आसान है ना, काफ़ी आसान है। बाइजेक्टिव फंक्शन को अपन ने क्या बोला है, इन्वर्टिबल, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, रिवीजन बॉक्स जो है उसको ध्यान में रखिएगा।
आपने इंजेक्टिव पढ़ लिया है, 1 1 है, मेनी वन क्या हो गया, नॉट इंजेक्टिव। सर्जेक्टिव क्या है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, और रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट सर्जेक्टिव, है ना, मतलब इनटू। ठीक है, रिवाइज करो, बार बार इसको बार बार पढ़ो। आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ते हो या फिजिक्स पढ़ते हो तो 5 मिनट का अगर ब्रेक लेते हो तो ये सोचो कि हाँ इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव क्या होता था। ठीक है, और क्वेश्चंस करेंगे तो अपने साथ और ज़्यादा आसानी होगी अपने को। चलिए, तो बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, अभी अभी मैंने देखा था, जो फंक्शन 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो, है ना, उनको अपन क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव या इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनका इन्वर्स बनाना पॉसिबल है। इन्वर्स होता क्या है, वही चीज अपन देखने वाले हैं अभी। क्या देखने वाले हैं कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। देखो भाई, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक। मान लो ये आपके पास है ए सेट, ये बी सेट, और ये है उनकी मैपिंग, सेट ए से लेकर सेट बी की मैपिंग। ठीक है, पक्का। अच्छा, मैं आपके सामने ये एक फंक्शन बना चुका हूँ और एक और फंक्शन बनाने वाला हूँ मैं आपके सामने, है ना, ध्यान से देखना। तो एक फंक्शन तो मैंने ये बना दिया और एक फंक्शन मैं इधर बनाता हूँ। ठीक है, चलिए, ये बना दिया मैंने दो फंक्शन, दोनों में मैपिंग करने जा रहा हूँ मैं। मैपिंग देखना आप लोग, है ना। देखो भाई, इस पर मैंने जो मैपिंग करी है वो ये है। ठीक है, 1 2 3 4 ए बी सी एंड डी। बफरिंग हो रही है क्या, अच्छा, थोड़ा सा स्ट्रीम जो है वो रुक गया था कुछ देर के लिए, है ना, बट आई थिंक इट इज़ बैक। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, जस्ट हैव अ लुक एट दिस फर्स्ट मैपिंग एंड सेकंड मैपिंग। पहली वाली जो मैपिंग है क्या वो 1 1 है, हाँ, पहली वाली मैपिंग डेफिनेटली 1 1 है क्योंकि हर किसी की एक एक मैपिंग हुई है। अच्छा, पहली वाली जो मैपिंग है क्या ये इनटू है या ऑनटू है। इनटू कब होता है, जब यहाँ पे कोई एक ना एक एलिमेंट तो छूट जाए, एक भी बिंदु छूट जाता है तो उसको अपन इनटू कहते हैं। सही बात है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं छूटा है, फर्स्ट वाले में कुछ भी नहीं छूटा है तो वो ऑन टू है। तो दिस इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, क्या है ये 1 1 है और ऑन टू है। सेकेंड वाला मैं बनाने जा रहा हूँ आपके सामने, ये बना दिया मैंने। ओके, ये नाम दे देते 1 2 3 4, और इधर दे दिया मैंने ए बी सी डी, और ये ई खाली छूट गया। ई खाली छूट गया तो 2 सेकंड में समझ में आ गया कि ये इनटू तो डेफिनेटली है, क्योंकि आपका कोडोमेन में एक भी एलिमेंट छूट गया तो वो इनटू है। और 1 1 है क्या, ये देखो ध्यान से, इज इट 1 1, हाँ ये 1 1 है, ये क्या है 1 1 है। ठीक है, 1 1 एंड इनटू। ठीक है, अब इन दोनों के मैं क्या करने वाला हूँ, इनवर्स बनाने वाला हूँ। जब आप इन्वर्स बनाओगे तो कैसे बनाओगे वो देखना ध्यान से। इन्वर्स में क्या होता है ना, उल्टी मैपिंग होती है। इन्वर्स में जो मैपिंग होती है वो उल्टी होती है। तो देखते हैं अपन कौन से फंक्शन का इन्वर्स बनाना पॉसिबल है। क्या देखेंगे अपन, कौन से फंक्शन का इन्वर्स बनाना पॉसिबल है। तो ये वाला फंक्शन पहले पकड़ते हैं, इसका इन्वर्स बनाते हैं। तो इसका इन्वर्स अगर आप बनाओगे ना तो देखिए कैसा बनेगा। इन्वर्स में चलो एक काम करता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। इन्वर्स मतलब क्या होता है, जैसे ये मैपिंग ए से बी हो रही थी एफ की, है ना, तो मान लो इसका इन्वर्स जो होगा ना वो बी टू ए होगा। मान लो नहीं, ऐसा होता है, बी टू ए जो होता है उसको अपन कहते हैं एफ इनवर्स। एफ इनवर्स का मतलब ये नहीं कि एफ के ऊपर -1 का पावर है ना। कुछ बच्चे एफ इनवर्स को ऐसा सोचने लग जाते हैं कि ये 1/f दिया हुआ है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये एफ इनवर्स को लिखने का एक नोटेशन है, तरीका है बस। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन है, पावर और से कोई लेना देना नहीं है इसका।
ध्यान रखना इसका। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एफ इनवर्स। एफ इनवर्स की मैपिंग कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, ए से लेकर, सॉरी बी से लेकर ए। सीधा फंक्शन क्या था, ए से बी, उल्टा फंक्शन क्या हो जाएगा, बी से लेकर ए। तो बी से लेकर ए की मैपिंग अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो देखिए भाई, बी से लेकर ए की मैपिंग ये हो गई। ठीक है, देखिए भाई, ए 1 से मैप्ड था, तो ए बी सी डी, ए वॉज मैप्ड विथ 1, बी 2 के साथ था, सी 3 के साथ था, और डी 4 के साथ था। क्या ये जो इन्वर्स फंक्शन बना है, इज इट अ वैलिड फंक्शन? वैलिड फंक्शन अपने को देखना आता है, अच्छे से आता है क्या, हर एक का एक ही लफड़ा होना चाहिए, सीधी बात। और दूसरी बात क्या होती है कि यहाँ पर कुछ खाली ना छूट जाए। तो क्या यहाँ पर कुछ भी खाली छूटा है? नहीं। क्या हर किसी का एक लफड़ा है? हाँ बिल्कुल। तो दिस इज अ वैलिड फंक्शन। तो मतलब इन्वर्स, ये फंक्शन इन्वर्स है ना ऊपर वाले का, इन्वर्स इज वैलिड, इन्वर्स इज वैलिड। तो इन्वर्स वैलिड कब होता है, 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 एंड ऑन टू को अपन क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स, हर बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स हमेशा वैलिड आएगा, हमेशा। लेकिन अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, जैसे ये वाला फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए, ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये इनटू है, तो दिस इज नॉट बाइजेक्टिव। इसको आप क्या बोलोगे, नॉट बाइजेक्टिव बोल दोगे सीधे, ये बाइजेक्टिव तो नहीं है। तो इसका इसका इन्वर्स भी इनवैलिड होना चाहिए। अगर आप इसका इन्वर्स बनाओगे ना, देखो कैसे बनेगा इसका इन्वर्स, 2 मिनट में बना देते हैं। ये ए टू बी था तो वो बी टू ए हो जाएगा, बी टू ए, मैपिंग उल्टी हो जाएगी, ये एफ इन्वर्स हो जाएगा, ये भी एफ इन्वर्स था। देखो भाई इधर है ना, 1 की मैपिंग ए के साथ थी, तो ए की मैपिंग क्या हो जाएगी 1, पहले ऐसा था ना डायरेक्शन, अब ऐसा हो जाएगा। तो ए बी सी डी ई, 1 2 3 4, है ना। ए की मैपिंग 1 के साथ है, बी की मैपिंग 2 के साथ है, सी की मैपिंग 3 के साथ है, डी की मैपिंग 4 के साथ है। ऊपर ई खाली छूट गया था बेचारा, और यहाँ पर भी ई खाली छूट गया है, लेकिन इस तरफ खाली छूटने पे कोई दिक्कत नहीं होती थी, फंक्शन वैलिड होता था। लेकिन इस तरफ खाली छूट गया तो अब तो फंक्शन इनवैलिड हो गया ना। मैंने आपको सिखाया ये चीज़ कि इधर कुछ भी खाली नहीं छूटना चाहिए। तो दिस इज नॉट अ वैलिड फंक्शन। समझ में आ रहा है? तो आपको मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तभी उसका इन्वर्स वैलिड होता है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो इट इज़ नॉट इन्वर्टिबल। तभी हम लोग बाइजेक्टिव को इन्वर्टिबल भी कहते हैं, क्योंकि उसका इन्वर्स बनाना संभव है। इन्वर्स, इन्वर्टिबल। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देना चाह रहा हूँ मैं, 2 मिनट लगेगा बस। तो आप है ना ढंग से बनाना, ये फर्स्ट वाला है और ये फर्स्ट वाले का इन्वर्स है, ये सेकंड वाले का इन्वर्स है ना। ये वाला इन्वर्स जो है वो वैलिड आया है, ये वाला इन्वर्स इनवैलिड आया है। थर्ड देखते हैं अपन, एक और एग्जांपल देखता हूँ मैं आपके सामने, और इसका इन्वर्स यहाँ पे बनाऊंगा मैं। ठीक है, 2 मिनट लगेगा। मान लो ये अपनी मैपिंग है, क्या ये मैपिंग 1 1 है? हाँ, लेकिन अब मैं इसको मैनी 1 कर देता हूँ। ठीक है, ये मैपिंग क्या है, मैनी 1 है। इसका उल्टा बनाते हैं, ये 1 2 3 4 मान लिया हमने, और ये क्या है, ए बी सी। तो ये क्या है, 1 1 है या मैनी 1 है? मैनी 1 है। इनटू है या ऑन टू है, बताओ। क्या यहाँ पे कुछ भी छूटा है? ना, कुछ भी नहीं छूटा है, तो आप इसको ऑन टू कह सकते हैं। तो दिस इज डेफिनेटली मैनी 1 एंड ऑन टू, बट बाइजेक्टिव थोड़ी ना हो। बाइजेक्टिव के लिए 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए था। उल्टा बनाते हैं, उल्टा क्या आ जाएगा, ए बी सी, ए बी सी, और ए की मैपिंग किसके साथ है, 1 के साथ है। उल्टा सोचना है ना आपको, देखो ए की मैपिंग अब उल्टा सोचना है आपको, 1 के साथ है। पहले ये एफ था, अब ये एफ इनवर्स है। ए की मैपिंग 1 के साथ है, बी की मैपिंग 2 के साथ है, बी की मैपिंग 2 के साथ है, और सी की मैपिंग तो दो लोगों के साथ है भाई, 3 एंड 4। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। वही बात होगी, एक के दो लफड़े हो गए, एक के दो लफड़े हो गए, तो ये नॉट ए वैलिड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एकदम डेप्थ से समझा दिया कि इन्वर्स क्यों पॉसिबल है उस फंक्शन का। फंक्शन का इन्वर्स तब पॉसिबल होता है जब वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो एक साथ। अगर एक भी चीज़ हट गई, जैसे 1 1, यहाँ पर भी 1 1 था बट ऑन टू नहीं था, तो इसका इन्वर्स नहीं बन पाएगा, है ना।
और इधर देखोगे आप, ये ऑन टू था लेकिन मैनी वन था, तो इसका भी इन्वर्स नहीं बन पाया है। ठीक है, ये इन्वर्स नॉट वैलिड है। क्लियर है सबको? पक्का? तो आपको आज मैंने जो जो चीज़ सिखाई है, 2 मिनट बचा है ना। अपन एग्जाम्पल्स जो है वो कल करेंगे। आपको क्या करना है अभी, आज तो आपको रिवीजन बहुत तगड़ा चाहिए। आज आपने रिवाइज नहीं करा अगर, तो आपका आगे का कैलकुलस एकदम गोल हो जाएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो आज आपको रिवाइज करना एकदम मैंडेटरी है। जो जो मैंने पढ़ाया है आज, वो एक बार फटाफट अपन रिवाइज कर लेते हैं, है ना। फिर अपन कल से यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस अपने को क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, कंसेप्ट अपने सारे कवर हो गए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो आएगा वो पीरियोडिसिटी पे आएगा, और इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन एक चैप्टर ही अलग है। इन्वर्स पहले तो इन्वर्स पढ़ेंगे अपन, वो टॉपिक अलग है, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा है कि वन वन फंक्शन क्या होता है और मैनी वन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मैनी वन फंक्शन क्या होता है, जो भाई मैनी टू वन मैप्ड हो, इस तरीके से मैपिंग के हिसाब से देखा जाए तो। और नाम क्या होता है मैनी वन फंक्शन का, मैनी वन फंक्शन का नाम होता है नॉट इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब अच्छे से इंजेक्ट होना, एक एक, एक एक मतलब वन वन। तो आपको नाम सारे क्लियर है। जब भी मैं आपके सामने बोलता हूँ वन वन, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, अच्छा प्रॉपर इंजेक्टिंग मतलब इंजेक्टिव फंक्शन। और मैनी वन क्या हो गया, नॉट इंजेक्टिव, सिंपल। ओके, ये अपन ने पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा ऑन टू मैपिंग। ऐसे ही मन कर रहा बना देता हूँ यहाँ। फिर हमने क्या पढ़ा, ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग क्या होता है, जब आपका रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए, खत्म। और रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो इनटू। अच्छा, ऑन टू इंटू के एक और नाम होते हैं, क्या, सर्जेक्टिव ऑन टू होता है, और इंटू क्या होता है, नॉट सर्जेक्टिव। सही है। तो रेंज और कोडोमेन आपने को खुद से निकालना है। कोडोमेन कभी भी नहीं निकालना होगा, कोडोमेन आपको गिवन होगा, और रेंज आपको खुद से निकालना है। अगर दोनों बराबर आ गए, जैसे यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आए थे, तो ऑन टू कहलाएगा फंक्शन, है ना। और इंटू कब कहलाएगा, जब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, अब इधर देखो, रेंज और कोडोमेन बराबर अगर नहीं आएंगे, यहाँ पर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं आ रहे, तो इंटू आ जाएगा। और सिंपल ट्रिक क्या बताया, यहाँ पे एक भी बिंदु छूट गया तो वो इंटू हो गया। सही है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि फंक्शन कितने तरह के हो सकते हैं, वन वन एंड ऑन टू, है ना। वन वन भी है और ऑन टू भी, अरे वाह, दोनों है, मतलब बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव को अपन क्या कहते हैं, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल क्यों कहते हैं, पूरी अपन ने रिसर्च कर डाली है इन्वर्टिबल पे, क्योंकि इन्हीं का इन्वर्स बनाना पॉसिबल होता है। ठीक है, और कहाँ चला गया, हाँ, वन वन इंटू मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इंटू। ठीक है, वन वन को अपन क्या कहते हैं, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, दिख रहा है आपको यहाँ पे। फिर ये क्या आ जाएगा, नॉट इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, तो नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। ठीक है, फिर हम लोगों ने रिवीजन बॉक्स बनाया था, उस पर मैंने आपको बस शॉर्ट में लिखवा दिया है कि इंजेक्टिव मतलब वन वन, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। इसका उल्टा तो पता ही है, मैनी वन मतलब नॉट इंजेक्टिव, और इनटू मतलब नॉट सर्जेक्टिव, है ना। धीरे धीरे अपने को पता चल जाएगा। और बाइजेक्टिव जो होता है वो इन्वर्टिबल होता है। क्यों होता है, पूरा रीजन अपन ने देख लिया, क्योंकि उसका इन्वर्स वैलिड बनता है। देखा आपको पहले वाले का, ये वाला जो बाइजेक्टिव था इसका इन्वर्स वैलिड बना था। होमवर्क एक बार लिख लीजिए आप अपना, आपको मॉड्यूल में क्वेश्चंस करने हैं, और कितने क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट के लिए आप होल्ड करना बस। तो मॉड्यूल में आपको क्वेश्चंस करने हैं, हाँ जी। देखिए, क्वेश्चंस आपको करने 46 से लेकर 78 तक। ठीक है, ये आज की आज आपको कंप्लीट करना है, कल की क्लास से पहले। फिर उसके बाद अपन आगे के देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देन, सी यू टुमारो, टेक केयर।